जय हिंद साथियों, आप सभी को अपने इस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम सब शशि शरण के द्वारा लिखित एनसीईआरटी 360 डिग्री बुक के साथ साथ ओरिजिनल एनसीईआरटी बुक को विस्तृत से अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से इतिहास क्लास 6 का अध्याय नंबर 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे को पढ़ रहे हैं। इसमें से इससे पहले के क्लास में हम लोग पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 को पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पेज नंबर 3 से पढ़ेंगे, जो कि ओरिजिनल एनसीईआरटी बुक को पेज नंबर 2 तक का पढ़ लिया है। और पेज नंबर 2 तक का जो क्वेश्चन जितना भी बन रहा था, जितना भी एनसीईआरटी 360 डिग्री बुक में जितना भी क्वेश्चन दिया था वो पढ़ लिया है। यानी कि क्वेश्चन 7 जो है 7 नंबर तक पेज नंबर 2 तक का क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पेज नंबर एनसीईआरटी ओरिजिनल एनसीईआरटी बुक से पेज नंबर 3 से पढ़ेंगे। और इससे जो है एनसीईआरटी 360 डिग्री का जो बुक है, इसमें से पेज नंबर 3 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 से दिया गया है। तो पेज नंबर पहले 3 को पढ़ेंगे, तब फिर क्वेश्चन नंबर 8 इधर से बन जाएगा। तो चलिए पहले एनसीईआरटी बुक को पढ़ते हैं। इसमें हम लोग मानचित्र को देख लिए थे सही से। अब मानचित्र पर यहाँ से पढ़ते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। ठीक है, सिंधु और इसका सहायक नदी जो है वो पता लगाएं। तो मानचित्र क्या है, ये है जो कि कल हम सिंधु देख लिए थे। सिंधु नदी यहाँ है, और सिंधु नदी का जो सहायक नदी है वो पहला आता है झेलम नदी। ठीक है, उसके बाद चेनाब नदी, और फिर रावी नदी, और फिर सतलुज नदी, और ये व्यास नदी। ठीक है, तो झेलम चेनाब रावी सतलुज, मुख्य रूप से ये झेलम चेनाब रावी और सतलुज। तो इसको हम लोग देखेंगे। ये झेलम हुआ, ये चेनाब हुआ, और ये रावी हुआ, और ये सतलुज हुआ, और ये इधर से व्यास हुआ। तो मानचित्र में देखने के लिए बोल रहा है, वो देख लिए। अब आगे क्या करें। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, जो एक बड़ी नदी में, जैसे ये सिंधु नदी है, ये बहुत बड़ी नदी है, ये बहुत बड़ी नदी है, जो कि ये इसमें जो मिल जाती है उसी को सहायक नदी कहेंगे। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फल फूले। ठीक है, फल फूले मतलब विकास हुए। आरंभिक नगर का धीरे धीरे विकास हुए। गांव से फिर धीरे धीरे बड़ा गांव हो गया, बड़ा गांव से फिर शहर। नगर का नाम क्या, शहर है। नगर का दूसरा नाम शहर। तो धीरे धीरे वो शहर बन गया। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, तो याद रखना है कि गंगा नदी के किनारे जितना भी तटवर्ती इलाके हैं और नगर हैं वो कब है, 2500 वर्ष पूर्व इसका विकास हुआ। और ये सिंधु नदी के किनारे जो विकास हुआ था नगर का, वो कब, 4700 वर्ष पूर्व। तो ये दोनों याद रखना है। सिंधु नदी का जो किनारे जो नगर विकास करना शुरू किया था वो 4700 वर्ष पूर्व, और गंगा नदी के किनारे जो नगर का विकास हुआ था वो 2500 वर्ष पूर्व। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। ठीक है, गंगा नदी का और इसका सहायक नदी सोन का पता लगाओ। तो कल हम लोग देख लिए थे कि गंगा नदी ये रहा, ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी इधर से, और फिर इधर से ये जा रहा है सोन नदी। ये गंगा नदी और ये सोन नदी। तो ये देख लिया मानचित्र में। आगे क्या करा। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, दक्षिण में गंगा का जो दक्षिणी क्षेत्र है, ये जो हिस्सा ये तो उत्तरी हो गया ऊपर वाला, और ये जो दक्षिणी हुआ ये दक्षिणी क्षेत्र हो गया। तो दक्षिण में मगध, वर्तमान में अभी बिहार के नाम से जाने जाते हैं। इसके सहायक बहुत शक्तिशाली और शासक, इसके जो शासक थे, मगध के जो शासक थे वो बहुत ही शक्तिशाली थे, और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। ठीक है, विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। ठीक है, जो मगध का जो शासक था पहले प्राचीन काल में, उस समय में मतलब कि बहुत ही अधिक शक्तिशाली थे, और वो मगध के अतिरिक्त और भी देश को और भी राज्य को मतलब अपना राज्य स्थापना कर लिया था, यानी कि जीत लिया था। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की, यानी कि उपमहाद्वीप एक हिस्से से एक उपमहाद्वीप के से फिर दूसरे भी सागर को, समुद्र को रास्ता होते हुए, समुद्र से रास्ता होते हुए दूसरे महाद्वीप भी तय किए, वहाँ तक गए, यात्रा किए। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों
के कारण यात्रा जोखिम में भरी होती थी। तो हम लोग पढ़ लिए थे कि समुद्र इतना अधिक गहरा होने के कारण वहाँ पर उसमें पार करने में बहुत कठिनाई होती थी, और पर्वत बहुत अधिक ऊंचा होने के कारण वहाँ पर भी पार करने में बहुत अधिक कठिनाई होती थी। फिर भी यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था थी ठीक है, फिर भी उनके लिए जो है यात्रा एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए यात्रा असंभव नहीं थी, पार कर ही जाते थे। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी तो काम के कारण काम के लिए जाते थे दूसरे स्थान, व्यापारी के लिए जाते थे, मुख्य रूप से तो व्यापारी के लिए ही जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान, एक द्वीप से दूसरे द्वीप। और मान लीजिए कोई आपदा आ गया, इस द्वीप में कोई किसी तरह का आपदा आ गया, बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, या कुछ भी हो गया, खाने के लिए नहीं मिल रहा है, तो वो प्राचीन काल में कहाँ दूसरे स्थान में जाते थे दूसरे द्वीप पे जाते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। सेना यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जो हमको चढ़ाई करना है, तो वहाँ चढ़ाई करके वहाँ पर सेना लेकर के जाते थे दूसरे स्थान पर, उसका राज्य हड़पने के लिए, उसका राज्य को जीतने के लिए। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे ठीक है। बहुत कारण है, जैसे कि कोई आपदा आ गया तो फिर भी दूसरे स्थान जाना पड़ेगा, दूसरे द्वीप, दूसरे उपमहाद्वीप जाना होगा, या तो दूसरे एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र पर चढ़ाई करना है तो फिर भी जाना होगा, या फिर व्यापारी करना है दूसरे स्थान से तो वो भी जाना होगा। तो कोई भी कार्य है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पहले के समय में जाते थे, अभी भी जाते हैं, लेकिन पहले के समय में अधिक जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे ठीक है। धार्मिक गुरु भी जो शिक्षक हैं या जो धर्म का प्रचार करने वाले हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान भी जाते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। किसी को अगर पसंद है कि नया नया जगह को खोजें, न्यू न्यू जगह को खोजें, तो उससे भी मतलब लोग जाते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे से विचारों को जानने का अवसर मिला। दूसरे स्थान में जाएगा तो क्या दूसरे स्थान के लोग का जानकारी लेगा कि वहाँ पर कैसे रहते हैं, कैसे बोलते हैं, तो वो सब अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो, पहाड़ियों, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए कोई भी बीच में आड़े क्या जा रहे हैं, पहाड़, पर्वत, समुद्र कुछ भी आ जा रहे हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने मतलब उसका निकासी, अच्छा आकार उसका बनाने के लिए तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं ठीक है। यानी कि दूसरे स्थान, दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ के लोग कैसे उसका कार्य करने का, उसका खाना बनाने का, उसका बोलने का अलग अलग विचार रहेगा, तो उस विचार को हमको लेना है और फिर हमारे विचार को फिर उनके जगह पर रखना है, और उनके जगह के विचारों को फिर हम अपने जगह जो जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर लाना है। इस तरह से आदान प्रदान हुआ, जिसके कारण जो है सब जगह के लोग सब चीज़ के बारे में जानकारी ग्रहण हुआ ठीक है। तो ये पेज नंबर 3 पढ़ लिया है। अब पेज नंबर 4 को पढ़ने से पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को क्या कह रहा है कि गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में अब बताइए, अभी जो पढ़े हम लोग, गंगा नदी के दक्षिण क्षेत्र में कौन सा रहता था? मगध, यानी कि मगध क्षेत्र था। यहाँ पढ़े हैं मगध, वर्तमान में अभी बिहार के नाम से जाना जाता है ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा मगध। तो इसका डिस्कस ये दिया है कि गंगा तथा इसके सहायक नदी सोन का पता लगाओ, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। गंगा तथा सहायक यहाँ से पढ़ चुके हैं, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब
क्वेश्चन नंबर 9 में निम्नलिखित में से कौन उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा नहीं बनाता है? तो कौन सा उपमहाद्वीप का प्राकृतिक सीमा नहीं बनाती है? तो ये कौन सा हो जाएगा? बांध। ये कौन सा? बांध, डी। यानी कि डी जो है, बांध जो है, एक ही बांध होता है, वो बांध में कोई भी सीमा नहीं रहता है। ठीक है, बांध का कोई सीमा नहीं है। बाकी समुद्र का सीमा है, पर्वत का सीमा है, ये सब का सीमा रहता है। एक बार फिर से जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका डिस्कशन पढ़ चुके हैं, अध्याय पेज नंबर 3 में पढ़े हैं कि एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखें। पहाड़ियों, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप के प्राकृतिक सीमा जो यहाँ पढ़े हैं, यहाँ से सीमा। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके, समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश नहीं है? अब बताइए, दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा? पाकिस्तान आता है, श्रीलंका आता है, दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप के अंतर्गत आता है हम लोग। बांग्लादेश भी दक्षिण आते हैं, और म्यांमार हुआ, बांग्लादेश हुआ, नेपाल हुआ, भूटान हुआ, श्रीलंका, ये सब, अफगानिस्तान हुआ, सब दक्षिण उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। लेकिन चीन जो है, चीन, अमेरिका, ये सब कौन सा है? ये उत्तरी उत्तरी उपमहाद्वीप के अंतर्गत आता है, उत्तरी एशिया उपमहाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन नंबर अब 11, इसका निष्कर्ष देख लेते हैं कि मानचित्र 1 दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, ये मानचित्र 1 में जो है इसी में बताया गया है। ये जो है उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र, ये इधर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, यानी कि हम लोग जो आते हैं दक्षिणी क्षेत्र के एशिया में आते हैं, और ये इधर उत्तरी क्षेत्र के एशिया में आते हैं। ठीक है, चीन, इसलिए चीन यहाँ है, इसलिए ये क्या दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। ठीक है, सही कथन का चयन करें। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं क्या? अब बताइए, पहाड़ियाँ, पर्वत अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि पहाड़ी, पर्वत और समुद्र जो हैं ये उपमहाद्वीप प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती हैं, तो सही है। ठीक है, सही कथन का चयन करने के लिए बोल रहे हैं, तो ये सही है, 1 नंबर। और दूसरा नंबर, समुद्र, पहाड़ियों और पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है, ये भी सही है। जो कि समुद्र, पहाड़ी, सब चीज़ का, पर्वत, ये सब रहेगा तो उसको उपमहाद्वीप के अंतर्गत आता है। अब 3 नंबर में, प्राचीन काल के लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और भोजन बनाने के तरीके के बारे में एक दूसरे से विचारों को अपनाते हैं, जो कि अभी पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो ये भी सत्य है। अब गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र को प्राचीन काल में उज्जैनी कहा गया है, तो ये गलत है। अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि गंगा के दक्षिणी क्षेत्र में, या कहाँ पर पढ़े हैं एनसीईआरटी में, ये स्थान हुआ कि गंगा के दक्षिणी क्षेत्र में कौन सा आता है? मगध आता है, तो यहाँ बोला उज्जैनी, तो ये तो गलत है, तो ये गलत हुआ। तो कौन सा? 1, 2, 3 ऑप्शन में कहाँ आएगा? 1, 2, 3 बी में, तो बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था। अब क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ने से पहले पेज नंबर 4 को पढ़ना होगा। ठीक है, पेज नंबर 4 में क्या कर रहा है? देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। ठीक है, एटलस बुक के में पता लगाने के लिए ईरान कौन सा किधर है और यूनान किधर है, तो वो एटलस बुक में पता लगाने के लिए बोल रहा है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों, कब? 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आए थे जो ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस
ठीक है। सिंधु को क्या, हिदोस अथवा इंदोस, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ठीक है, यानी कि इंदोस या हिदोस, ये जो सिंधु नदी को इंदोस कहा और हिदोस कहा, और इस क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्र में, ये सिंधु नदी है और इस क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्र में क्या कहा, इंडिया कहा। इंडिया का भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ठीक है, पहले जो समूह बना करके जो रहते थे, तो वो समूह को भारत का, ठीक है, एक स्थान पर सभी लोग यहाँ पर एकजुट होकर के रहते थे, इसीलिए यहाँ पर भारत का। ये तो ऋग्वेद में कहा, लेकिन और कोई इतिहासकार कहते थे कि मतलब जो यहाँ के निवासी थे, जो यहाँ के लोग थे, उसमें से एक बच्चा भरत नाम का था, जो कि वो शेर के बच्चे के साथ हमेशा खेलते रहता था। उसका वीरता देख करके ही उसके नाम पर हमारे देश को भारत नाम रखा गया। ठीक है, तो ये मत है। उसके बाद अतीत के बारे में कैसे जाने। ठीक है, अतीत के बारे में कैसे जाने, यह पहले इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। पेज नंबर 4 तक का कितना क्वेश्चन तक है वो देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करें, निम्नलिखित में इंडिया किस शब्द से निकलता है, किस शब्द से इंडिया, हर सही, और अनुस्वर मतलब आधा न और ड, यानी कि इंड शब्द से निकलता है। और क्या, इंडस, इसी को कहते हैं इंडस, इंडस से ही इंडिया बना, तो इंडस भी कहेंगे, तो इंडस। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से असत्य कथन को चयन करें। असत्य कथन, सत्य नहीं। तो यहाँ इंडिया शब्द इंडस से निकलता है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, ये तो सत्य है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है, ये भी सही है, ये भी सही है। पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से भोजपत्र पर लिखी मिलती है, तो ये भी सही है। ये अभी पढ़े नहीं है, लेकिन आगे पढ़ेंगे। तो ये जो कहाँ से निकलता है, ये ताड़ पत्रों, पहले पांडुलिपि जो लिखा जाता था ताड़ के पत्र में लिखा जाता था, और दूसरा हिमालय के क्षेत्र में एक भुर्ज नामक का पेड़ है, उसका छाल में लिखा जाता था, तो ये भी सही है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, असत्य कथन का चयन करें, तो ये तो तीनों सही हो गया। 4 नंबर, ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश भारत कहा। नहीं, ये तो गलत बात है, क्योंकि ईरानी और यूनानी ने आकर के सिंधु नदी को इंडस नदी कहता था, तो भारत नहीं, वो तो इंडिया का नाम दिया, इंडस कहा, इसलिए ये गलत है। तो रॉन्ग कह रहा है, तो रॉन्ग में कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा, पांडुलिपि निम्न में से किस पेड़ की छाल से बने जाती हैं, तो वो हिमालय के पेड़ के छाल से। अभी आगे ये सब पढ़ेंगे कि हिमालय के पेड़ के छाल से क्या बनाता है, कि पांडुलिपि लिखा जाता था, और वो कौन सा पेड़, भुर्ज के पेड़ से लिखा जाता था, तो बी सही रहेगा, सही होगा। अब ये पेज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 15 से पेज नंबर 5 पर चला जाएगा, तो अब लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट क्लास में पेज नंबर 4 का ये थोड़ा सा अतीत के बारे में ये बाकी रहा, और बाकी पेज नंबर 5 को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।